किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जल्दी पकने वाली फसलों से कृषि दबाव से निपटने में मदद मिलेगी। खाद्य मिलावट रोकने के लिए बनेगा कठोर कानून। किसानों के उत्पाद बिना रुकावट के बेचना सुगम बनाने की पहल। ऑर्गेनिक फार्मिंग सम्मेलन में जुटेंगे हजारों किसान व कृषि विशेषज्ञ। कृषि बीमा के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र को जोड़ा। दुधारू पशुओं की देसी नस्लों में सुधार के लिए बनेंगे 2 केंद्र और जैविक खेती मुख्य तौर पर 12 राज्यों में। अब समाचार विस्तार से। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि कृषि वैज्ञानिकों को अपना अनुसंधान जल की कमी, मृदा क्षरण व जैव विविधता को नुकसान जैसी चुनौतियों की दिशा में ले जाने की ज़रूरत है। कृषि मंत्रालय में कृषि आयुक्त का कहना है कि फसलों की जल्दी पकने वाली किस्में विकसित करने से समस्या हल होगी। साथ ही ये किस्में जैविक एवं गैर जैविक दबाव झेलने में सक्षम हो और उत्पादकता से कोई समझौता न करें। सरकार देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ कठोर कानूनी प्रावधान करने के साथ मिलावट की जांच के लिए ढांचागत सुविधाओं को मजबूत बनाएगी। इसके लिए सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में वर्ष 2006 में बने कानून की समीक्षा करेगी और उसमें कठोर प्रावधान किए जाएंगे। साथ ही प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण के साथ साथ अनेक प्रयोगशाला भी बनाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने किसानों को उनका उत्पाद बिना रुकावट के देश में कहीं भी बेचना सुगम बनाने के लिए एकीकृत मंडी की पहल की है। साथ ही राज्यों से कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम में संशोधन करने का आग्रह किया है। इस विषय पर 12 प्रदेश सरकारों की ओर से सहमति मिली है और मंडी सुदृढ़ीकरण के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। देश में रासायनिक खेती के बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए चंडीगढ़ में अगले वर्ष 28 से 2 मार्च तक 5वां राष्ट्रीय ऑर्गेनिक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अनेक कृषि विशेषज्ञ और ऑर्गेनिक खेती में लगे 1000 किसान भाग लेंगे। सम्मेलन का आयोजन भारतीय ऑर्गेनिक फार्मिंग संघ, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान एवं अनुसंधान संस्थान, खेती विरासत मिशन तथा अलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। सम्मेलन में किसानों को कीटनाशकों, खरपतवारनाशकों, रासायनिक खादों के इस्तेमाल से खेतों और खेती को हो रहे नुकसान तथा इनके कारण लोगों में हो रही घातक बीमारियों के बारे में जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें ऑर्गेनिक कीटनाशकों और खाद के निर्माण की विधि, जैव विविधता, ऑर्गेनिक फार्मिंग तकनीक, उपज के भंडारण, संरक्षण एवं विपणन, बागवानी, किचन गार्डन आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। अधिक से अधिक किसानों को बीमा योजना के दायरे में लाने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए सरकार ने निजी क्षेत्र की 10 बीमा कंपनियों और सरकारी स्वामित्व वाले AIC को जोड़ा है। लोकसभा में कृषि राज्य मंत्री ने यह जानकारी दी। उनके अनुसार खरीफ मौसम में किसानों के संदर्भ में AIC की हिस्सेदारी 77% थी, जबकि शेष निजी क्षेत्र की कंपनियों की रही। जबकि रबी मौसम में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बराबर रही। कृषि मंत्री ने लोकसभा में बताया कि दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार के लिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत में 2 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के मथुरा में प्रदेश सरकार से इसके लिए जमीन आवंटित किए जाने की मांग की गई है। उनके अनुसार दुधारू पशुओं की स्वदेशी नस्ल विकसित करने और उन्हें संरक्षित कर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है। कृषि मंत्री की अध्यक्षता वाली कृषि मंत्रालय की संसदीय समिति के अनुसार देश में जैविक खेती और इसकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की काफ़ी ज़रूरत है। इस समय देश में 12.4 लाख टन जैविक उत्पादन होता है, जबकि जैविक खेती के अंतर्गत कुल रकबा 7.23 लाख हेक्टेयर है। फिलहाल 12 राज्यों में जैविक खेती हो रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के 2 राज्य सिक्किम और मिजोरम अगले कुछ सालों में पूरी तरह जैविक खेती वाले हो सकते हैं। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय की जाने वाली कृषि गतिविधियों की।
तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि वे पछेती गेहूं की बुवाई अतिशीघ्र करें। बुवाई में बीज दर प्रति हेक्टेयर 125 किलोग्राम रखें। गेहूं की विलंब से बुवाई हेतु संस्तुत प्रजातियों HI 1563, DBW 16, K 9423, K 9533, K 9162, नरेंद्र गेहूं 1076, नरेंद्र गेहूं 2036 आदि का चयन करें। गेहूसा एवं जंगली जई आदि संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरॉन 75%, WP1 की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करें। आलू में झुलसा रोग के नियंत्रण हेतु मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में एवं माहू कीट के नियंत्रण के लिए फास्फामिडान 0.6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। टमाटर के पौधों में सहारा लगाएं। आम में मिलीबग गुजिया कीट से नियंत्रण हेतु तने के चारों ओर गहरी जुताई कर 2% का मिथाइल पैराथियान चूर्ण 200 ग्राम प्रति पेड़ की दर से तने के चारों ओर बुरक दें। गुजिया कीट को पौधों पर चढ़ने से रोकने के लिए भूमि से लगभग 40 सेंटीमीटर ऊपर पेड़ के तने के चारों ओर मिट्टी की पतली परत चढ़ाकर 400 गेज की मोटी सफेद पॉलीथीन की 25 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी लपेटकर सुतली से बांध दें। गन्ने की कटाई जमीन के बराबर से करें जिससे ठूंठ शेष ना रहे। कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं मंडी भावों की। गेहूं वाराणसी की मंडी में 1625 रुपये, इलाहाबाद में 1580 रुपये, सहारनपुर में 1575 रुपये तथा बलिया की मंडी में 1570 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चावल वाराणसी की मंडी में 1965 रुपये, इलाहाबाद में 1950 रुपये, सहारनपुर में 2090 रुपये और बलिया की मंडी में 1970 रुपये प्रति क्विंटल बिका। चना वाराणसी की मंडी में 3575 रुपये, इलाहाबाद में 3675 रुपये, सहारनपुर में 3380 रुपये तथा बलिया की मंडी में 3510 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। आलू वाराणसी की मंडी में 830 रुपये, बलिया में 900 रुपये, इलाहाबाद में 800 रुपये और सहारनपुर की मंडी में 910 रुपये प्रति क्विंटल बिका। प्याज सहारनपुर की मंडी में 1210 रुपये, बलिया में 1500 रुपये, वाराणसी में 1600 रुपये और इलाहाबाद की मंडी में 1475 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गुड़ सहारनपुर की मंडी में 2220 रुपये, बलिया में 3325 रुपये, वाराणसी में 3330 रुपये तथा इलाहाबाद की मंडी में 3350 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये रहे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर के आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियाँ। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं
जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। नमस्कार, कृषि समाचारों के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। साथियों, कहते हैं जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें रोटी हम सब की प्राथमिक आवश्यकता है। और रोटी का जिक्र आते ही हमारे जहन पे स्वतः ही गेहूं की फसल लहलहाने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेहूं की आटे की जिस रोटी का सेवन हम रोज़ाना अपने भोजन के रूप में करते हैं, उस गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए उसे कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। इसी के मद्देनज़र आज के कार्यक्रम में हम चर्चा का विषय लेकर आए हैं, गेहूं की खेती में सामयिक कार्य। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद से कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर अख्तर हुसैन। डॉक्टर हुसैन, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर हुसैन, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारे प्रदेश की गेहूं एक प्रमुख फसल है। तो गेहूं की फसल को उगाने के लिए किसानों ने इस समय जो है बुआई कर चुके हैं और पहली सिंचाई भी काफ़ी किसान कर चुके हैं। कुछ किसान भाई अपने जो है भी दूसरी तीसरी सिंचाई की तैयारी भी कर रहे हैं। तो जानना चाहेंगे कि गेहूं की फसल अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो, ताकि किसान भाइयों को अच्छे से अच्छा मुनाफा मिल सके, इसके लिए कौन कौन से सामयिक कार्य करने ज़रूरी होते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे किसान भाइयों ने ज़्यादातर तो गेहूं की फसल की बुआई कर लिए होंगे। करीब 90% उन्होंने बुआई कर लिए होंगे। कुछ जगहों पे बुआई बाकी होगी, लेकिन जिन जगहों पे बुआई कर लिए हैं वहाँ पे अब सामयिक कार्य की अवस्था आ गई है। क्योंकि जिन किसान भाइयों को बुआई किए हुए 20 दिन हो गए हों या 22-24 दिन हो गए, उसके सिंचाई का समय आ गया है। और जैसा आपको पता है कि पिछले दिनों जो बारिश हुई है, इससे किसान भाइयों की एक सिंचाई हो गई है। गेहूं में वैसे कई सिंचाई की जाती है, लेकिन जो पहली सिंचाई है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पहली सिंचाई में को हम ताजमूल अवस्था पे करते हैं, जबकि ऐसी जड़ें बनती हैं जिससे उसमें कल्ले निकलते हैं और इस कल्ले से ब्यास लेता है। और ब्यास लेने से हमारी फसल में जितने ज़्यादा ब्यास लेगा उतने ज़्यादा ही हमारी, ये कहा जाता है कि 1 स्क्वायर मीटर में 500 आपके बालियाँ निकलनी चाहिए। चूँकि उसमें हम 50-60 सीड हमारे पड़ते हैं 1 स्क्वायर मीटर में, और जब बालियाँ निकलेंगी तो 7-8-9 कल्ले के हिसाब से 500 तक हो जाएंगी, तभी हमारी पैदावार अच्छी होगी। 1 हेक्टेयर में 50 से 60 कुंटल तक ये प्रजाति की हमारी पैदावार की क्षमता है। तो उस क्षमता को बनाए रखने के लिए अगर जिन किसान भाइयों के पास एक ही पानी की व्यवस्था है, उसके अतिरिक्त मान लीजिए उनके पास बोरिंग या ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है, वो तालाब से सिंचाई करते हैं, तो इस ताजमूल अवस्था में जो 21 दिन पे शुरू हो जाती है, 21 से 25-27, जल्दी से जल्दी उसकी 21 दिन से शुरू कर दें। अगर किसी कारणवश लेट होती
होती है तो 25-26 तक कर दें। तो इस सिंचाई को करें। उसके बाद हर 20-25 दिन के अंतराल पे उनको सिंचाई करनी है। अब उनके पानी की उपलब्धता पे सिंचाई करनी है। अगर 4 पानी की व्यवस्था में है तो 4 करें, लेकिन अगर उनके पास 1 पानी है तो ये करें, और 2 पानी की व्यवस्था है तो दूसरा पानी जब उसमें बालियां निकल रही हों गेहूं में तो उस समय करनी चाहिए। अब दूसरा जो प्रमुख बिंदु आता है जैसे सामयिक कार्य का, वो है आपके उर्वरक का प्रयोग। हमारे किसान भाइयों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो मुख्य उर्वरक है जिससे फसल की बाढ़वार होती है, फसलों में मजबूती आती है, उसमें से फास्फोरस और पोटास की उन्होंने पूरी मात्रा का प्रयोग बुआई के समय कर चुके होंगे, और नाइट्रोजन की उन्होंने आधी मात्रा डाली होगी। जैसे अगर उन्होंने 1 एकड़ खेत की बुआई करी होगी तो उसमें 100 किलो जो यूरिया का डालना है किसान भाइयों को, तो 50 किलो ने उन्होंने बुआई के समय प्रयोग कर लिया होगा। शेष बची हुई 50 किलो की मात्रा को 2 भागों में बराबर बांट लेना है। एक भाग का माने 25 किलो इस समय प्रयोग करना है पहली सिंचाई के बाद। जब 7-8 दिन बीत जाए, आपकी फसल आपके खेत में घुसने पे आपका पैर ना धसे, उस अवस्था में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और उस अवस्था में जब आप प्रयोग करेंगे तो उससे आपकी फसल में हरापन आएगा, और साथ साथ चूंकि कल्ले लेने की अवस्था आ जाती है इसलिए उस पर की मात्रा की आवश्यकता होती है। फास्फोरस, पोटास आपने पहले ही डाल दिया है पूरी मात्रा में, और उसमें जड़ें जो बना दिया है फास्फोरस ने, तो वो आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस मिलने से पौधों की बाढ़वार अच्छी होगी, और पौधों की बाढ़वार अच्छी होगी तो आगे चल के उनकी पैदावार होगी। जी, तो ये तो आपने जैसे बताया सिंचाई के लिए और उर्वरक अच्छे से डाल सकते हैं। इसके अलावा खरपतवार का खतरा भी बना रहता है, तो उसके नियंत्रण के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, खरपतवार बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। अगर इन सारी चीज़ों को करने के बाद अगर हम खरपतवारों का नियंत्रण नहीं करते हैं तो हमको कोई फसल की पैदावार मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अगर कभी कभी इतनी प्रचुर मात्रा में उसमें खरपतवार इतनी अधिकता से जमते हैं जिनकी सघनता इतनी ज़्यादा रहती है, खास करके गेहूं का मामा, जिसे गेहूं का मामा भी कहते हैं, गेहूंसा भी कहते हैं, गुल्ली डंडा भी कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। गेहूं की तरीके से होता है। दूसरा जो मुख्य खरपतवार है जंगली जई है, वो भी देखने में शुरू की अवस्था में गेहूं जैसा लगता है और बहुत से लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। तो इन दोनों खरपतवारों से पैदावार में बहुत नुकसान हो जाता है। ये पतली पत्ती के खरपतवार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त चौड़ी पत्ती के खरपतवार भी पाए जाते हैं, जैसे बिथुआ है, कृष्णील है, कहीं कहीं पे कटीली नाम की पाई जाती है जिसमें कांटे निकलते हैं, जो आगे चल के बहुत बड़ी हो जाती है। जब किसान भाई हमारे गेहूं की खेत की कटाई करते हैं तो उसमें उनको दिक्कत होती है, वो गड़ता है उनके हाथ में, उसके हाथ में छिल जाता है। तो इन सबको नियंत्रण के लिए ये नितांत आवश्यक है। अकरा अकरी भी उनसे जपता है, लेकिन मुख्य रूप से जो खरपतवार है, गेहूंसा है, गेहूं का मामा है, जंगली जई है, इसके लिए मैं उनको कई तरीके हैं नियंत्रण करने के लिए। लेकिन आजकल जबकि लेबर बहुत महंगा हो गया है, हमारे कृषि मजदूरों की संख्या उतनी उपलब्धता समय पे नहीं हो पाती, और चूंकि खरपतवारों का नियंत्रण हमको 50 दिन के अंदर करना है, और हमने सिंचाई पहली 21 दिन पे कर दी है, और वोट हमारा 28-29 दिन पे आ चुका है। अब इस समय किसान भाई अगर उनके खेत में जंगली जई, गेहूंसा और बथुआ और कोई भी चौड़ी पत्ती के खरपतवार हों तो एक खरपतवार नाशी जिसका नाम है क्लोडिनोफाप के नाम से आता है, बाजार में मिलता है, इसकी 160 ग्राम मात्रा को लेना है। इसके साथ एक मेटसल्फ्यूरान आता है, उसको 8 ग्राम मात्रा को लेना है। इन दोनों को मिला करके ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, और वो 200 लीटर पानी को लेकर के जो पीठ पे छिड़कने वाला मशीन आता है, जिसे हम नैपसेप स्प्रेयर के नाम से हमारे किसान भाई जानते हैं, उसके प्रयोग से छिड़काव करेंगे। अगर आप चाहें, आप कम पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आइसोप्रोट्रान नाम की एक आती है खरपतवार नाशी, इसकी 1250 ग्राम दवा लेनी पड़ेगी, और ये आपके गेहूंसा और गेहूं के मामा को बहुत अच्छी तरीके से मारती है। और जो हमने क्लेडिनोफाप मेटसल्फ्यूरान बताया, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, खास करके क्लेडिनोफाप ही खाली प्रयोग करते हैं, जंगली जेई और गेहूं का मामा की वहाँ पे मारने की ज़रूरत है, चौड़ी पत्ती के नहीं है। तो जिन किसान भाइयों ने मिलवा खेती की है, जैसे आपके सरसों के साथ उन्होंने अगर गेहूं को बो रखा है, तो उसमें इससे क्लेडिनोफाप डालने से ना तो गेहूं की फसल पे कोई नुकसान पहुंचेगा, ना आपकी सरसों के फसल पे होगा। तो उसमें खाली क्लेडिनोफाप का प्रयोग करेंगे, मेटसल्फ्यूरान का प्रयोग नहीं करेंगे। मेटसल्फ्यूरान का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये चौड़ी पत्ती के भी खरपतवारों का नाश करता है, उसको भी खत्म करता है। और इसके अतिरिक्त एक और आता है हमारे किसान भाई जिनमें खाली अगर गेहूं की मामा ही पड़ा हो,
तो सल्फ्यूरान नाम का एक खरपतवारनाशी आता है। इस खरपतवारनाशी का प्रयोग हमारे किसान भाई सल्फ्यूरान का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें अगर खरपतवार नियंत्रण का सही समय करते हैं तो निश्चित रूप से उनको बहुत लाभ होगा और भरपूर फसल प्राप्त होगी। डॉक्टर साहब, हमारे में कार्यक्रम में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस के कम, तथा तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में दिन व रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच बरेली में दिन का तापमान सबसे कम 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा। प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड जारी है, साथ ही सर्द हवाएं भी चलती रहीं। लगभग सभी क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 1-2 दिनों में अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में कुछ और कमी आ सकती है। सुबह के समय ज़्यादातर क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहेगा। इस बीच प्रदेश के सभी अंचलों में 5 से 6 किलोमीटर की गति से हवाएं चलने की संभावना है। वर्तमान मौसम को देखते हुए पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सुबह शाम उन पर झूल डालें तथा रात के समय पशुशाला के अंदर बांधें। पशुओं के नवजातों का विशेष ध्यान रखकर ठंड से बचाएं। खेतों में खड़ी फसलों को ठंड के प्रकोप से बचाने के लिए उनमें नमी बनाए रखें। फसलों को कोहरे से बचाने के लिए शाम के समय खेतों के आसपास आग जलाएं व धुआं करें। तापमान में कमी के चलते फसलों में कई तरह के रोग व कीट का प्रकोप हो सकता है। इनसे बचाव के लिए फसलों की नियमित देखभाल करते रहें। प्रभावित फसलों का कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार समुचित उपचार करें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ मंगलवार को फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।